इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को उस्मान सिद्दीकी का सलाम पहुँचे। व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ और हमेशा की तरह आज भी बात का आगाज़ करने से पहले यही कहूँगा कि जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है कि हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। व्यूअर्स, आज अगर एक मुद्दत के बाद मैं कोई मूवी लेकर, कोई डॉक्यूमेंट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, तो आज फिर ये जहन में रखना पड़ेगा कि जनाब आज जो इंतखाब है वो भी एक ऐसा अहम मौजू है जिसके ऊपर तारीख़ ने बहुत सारी गर्द जो है वो चढ़ा रखी है, या ये कह लीजिए कि ये अहम वाक़या तारीख़ की बहुत बड़ी गर्द के नीचे, अंधेरी कब्र के नीचे दफन हो चुका है। जी जनाब, बिल्कुल सनसनीखेज मौजू के साथ उस्मान सिद्दीकी, डॉक्टर उस्मान सिद्दीकी एक मर्तबा फिर आपके सामने हाजिर हैं। व्यूअर्स, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो है अल जुल्फ़कार ने जहाज हाईजैक किया। जी जनाब, डर गए ना? बिल्कुल नहीं, डरना नहीं, घबराना भी नहीं है। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं जनाब, अल जुल्फ़कार। अल जुल्फ़कार का पहले आपके सामने तारुफ कर दूं। तारुफ करवाने से पहले ये कि जनाब हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कायम की और जुल्फ़कार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा जनरल ज़ियाउल हक ने। जनरल ज़ियाउल हक ने जो है जुल्फ़कार अली भुट्टो की हुकूमत का आप जानते हैं कि तख्ता उल्टा, और उसके फौरी बाद क्या हुआ कि जनाब एक मुकदमा चलाया गया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत के फैसले के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो को एक मुकदमे में फांसी दे दी गई। अब इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई। ज़ाहिरी तौर पर यह पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हुई। एक हिस्सा इसका सियासी विंग था जिसे बेनज़ीर भुट्टो ने संभाला, जो कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की साहबजादी थी। जुल्फ़कार अली भुट्टो की साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो ने जब पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली तो इसे सियासी जिद्दोजहद के तहत आगे लेकर चली। व्यूअर्स, इसी पार्टी का एक हिस्सा जुल्फ़कार अली भुट्टो के दो साहबजादों पर मुश्तमिल है जिन्होंने अस्करी जिद्दोजहद का आगाज़ कर दिया। गो के बेनज़ीर भुट्टो जो थी उन्होंने अपने इन भाइयों के साथ कता ताल्लुक़ रखा, अस्करी जो है वो तंजीम के साथ वास्ता नहीं रखा, लेकिन नुसरत भुट्टो मुसलसल उन्हें मिलती रही। फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो के दोनों बेटों, जिनमें मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो, जो कि बाहर से तालीम याफ्ता थे, इन्होंने एक तंजीम की बुनियाद रखी जिसका इब्तदाई नाम जो था वो पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी था और बाद में इसका नाम अल जुल्फ़कार रख दिया गया। अल जुल्फ़कार तंजीम जो थी इसका एजेंडा ये था कि एक तो वो जो है ना वो जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत जो थी, जो उनकी डिक्टेटरशिप थी, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे थे, लेकिन ये आवाज़ अस्करी बुनियादों पर की जा रही थी। ये आवाज़ जो थी हथियार उठा कर की जा रही थी, जिसमें बम धमाके भी किए गए, जिसके अंदर हाई कोर्ट के एक जज पर भी अटैक किया गया। कराची के इलाके में कई इलाकों के अंदर जनाब अफरा तफरी भी फैलाई गई। पारा चनार के अंदर जनाब हादसा हुआ। इसके अलावा इसी तंजीम का एक बड़ा काम जो था वो जो है वो चौधरी ज़हूर इलाही का जो कत्ल है वो भी इसी तंजीम के जो अकाउंट है उसी पर शुमार किया जाता है। बात आगे लेकर चलते हैं कि जनाब अल जुल्फ़कार कायम हो गई तो मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो ने अपना हेड ऑफिस कह लें, अपना जनाब इस तंजीम का जो मरकज़ था वो अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल को बनाया। व्यूअर्स, ये जो तंजीम थी अल जुल्फ़कार, इसके सिलसिले में मैं जब बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि जनाब इसको जो माली मुआवनत हासिल थी वो भारत से हासिल थी। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान का ख़ास जो है वो ताउन हासिल था। रशियन ब्लॉक का ताउन हासिल था। ब्लॉक से मुराद मैं ये कहूँगा जनाब रशियन कम्युनिस्ट जो लोग थे उन तंजीमों का एक मुकम्मल ताउन हासिल था। इसके अलावा इसके साथ इसके माली मुआवनों में जो है वो शामिल थे शाम और इसके साथ साथ
लिबिया भी। अब व्यूअर्स, ये तंजीम जो थी, मैंने आपको बताया कि जनाब क्रिमिनल मामलात में मुलव्विस पाई गई। आज मैं आपको जिस वाक़े की तफसील बताना चाहूँगा, वो वाक़या जो है वो आप में से बहुत सारे जो तलबा तालिबात हैं, ख़ास तौर पर जो आज के बच्चे हैं, वो बिल्कुल बेखबर हैं, बुज़ुर्ग इन वाक़यात से शनासा होंगे। व्यूअर्स, ये वाक़या है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक परवाज़, जिसका जो हम कहते हैं कि जनाब ये जो परवाज़ थी, ये परवाज़ कराची से रवाना हुई और इस परवाज़ ने PK 326 ये कहलाती है और ये बोइंग 720 तैयारा था, जिसे कराची से जो है पेशावर के लिए रवाना होना था। 2 मार्च 1981 का ये दिन है। व्यूअर्स, अजीबोगरीब सूरत हाल थी। 135 मुसाफिर इस जहाज़ में सवार थे। जहाज़ को कराची से पेशावर जाना था और मैं यहाँ आपको बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ कि इस परवाज़ के अंदर 3 हाई प्रोफाइल अमरीकी भी मौजूद थे। इनमें से एक बाद में जो है 2018 में जो है वो अमेरिका की गवर्नरशिप जो है एक प्रोविंस की, उसके लिए कैंडिडेट और कुछ अरसा अहम शख्सियात सियासी तौर पर भी जो है वो सरगर्म रहे। यानी 3 हाई प्रोफाइल अमेरिकन इसमें शामिल थे। व्यूअर्स, अब सूरत हाल ये थी कि जनाब जो तंजीम थी अल जुल्फ़कार ने जो है वो इस जहाज़ को हाईजैक किया। ये परवाज़ जो थी कराची से रवाना हुई और जब ये परवाज़ जो है पेशावर के लिए रवाना हुई, तो जब ये जहाज़ जो है मियाँ वाली के करीब पहुंचा और जाहिर है कि कुछ देर के बाद पेशावर मंजिल था, तो जनाब मुसाफिर तो मुतमईन थे कि जनाब अब पेशावर आने वाला है। उस वक्त उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर ना थी कि जनाब उनके जहाज़ के अंदर 3 हाईजैकर छुपे हुए हैं। ये 3 हाईजैकर अल जुल्फ़कार से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने मियाँ वाली के करीब अनाउंसमेंट कर दी कि जनाब जहाज़ हाईजैक हो गया और हाईजैक हुए जहाज़ को लेकर काबुल ले जाया जा रहा है। अब जहाज़ काबुल चला गया। व्यूअर्स, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई जहाज़ हाईजैक होकर किसी दूसरे मुल्क जाता है, जो मग़वी हजरात हैं, यानी जो लोग जिन्हें हाईजैक किया गया है, जहाज़ के अंदर जो पैसेंजर हैं, उनके ऊपर तो सारी दुनिया रहम करती है, लेकिन हाईजैकर्स के लिए किसी के दिल में मोहब्बत नहीं होती, इसलिए कि वो मुजरिम है। लेकिन मज़ेदार सूरत हाल थी, ये जहाज़ जैसे ही हाईजैक होकर काबुल पहुंचा, काबुल में इसे बड़ी पजीराई दी गई, इसलिए कि जनाब ये वाहिद हाईजैक होने वाला जहाज़ था जिसके पैसेंजर जिसके जो हाईजैकर थे, तीनों हाईजैकर मज़े से जाते थे, कपड़े भी तब्दील करते थे, सोते भी थे और फ्रेश होकर आते थे, क्योंकि काबुल इंतज़ामिया का पूरा ताउन हासिल था। व्यूअर्स, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, बल्कि मैं कहूँ उस वक्त 1981 तक दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाईजैकिंग का वाकया है। 14 दिन तक जहाज हाईजैक रहा, 14 दिन तक जहाज हाईजैक रहा, 7 दिन तक जहाज हाईजैक काबुल में रखा गया। सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये जो जहाज हाईजैक किया अल जुल्फ़कार ने, इसके बदले मांगा क्या? इसके बदले जो तैयारे को अगवा करने वाले थे, तैयारे के अगवा करने वाले थे, उन्होंने जो डिमांड की, वो डिमांड ये थी कि वो कहते थे कि जनाब जो है ना, वो उनकी डिमांड थी कि 55 के करीब जो है ना वो शख्सियात जो एक इसी सियासी जमात की स्टूडेंट विंग था, इसके साथ साथ जनाब अल जुल्फ़कार, इसके अलावा कुछ लेफ्टिस्ट थे, कुछ पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुन थे और टोटल इनकी तादाद कहीं पर 52 और कहीं पर 54 बताई जाती है। इन लोगों को छोड़ने का मुतालबा किया गया था। ये मुतालबा जब किया गया तो जनाब इब्तदा में तो जाहिर है कि जनाब इस पर गौर व फिक्र होता है। जहाज़ 7 दिन के करीब जो है वो काबुल में रहा और फिर जनाब एक जो है ना इनके दरमियान डीलिंग हुई। डीलिंग के नतीजे में यहाँ 2 मुल्क इन्वॉल्व हुए, एक शाम और एक जनाब लिबिया। इब्तदा में तो ये तय पाया कि जनाब जहाज़ शाम पहुँचेगा और वहाँ पर जनाब जो शाम की हुकूमत है वो इसके दरमियान एग्रीमेंट करेगी, मुआहदा करवाएगी और जनाब अगर पाकिस्तान ये जहाज़ ये जो डिमांड कर रहे हैं जिन 54 लोगों को, उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें
छोड़ देता है तो जनाब एक जहाज के जरिए से ये लोग पाकिस्तान से पहुंचेंगे कहाँ, शाम, और वहां पर जो है वो गाड़ी में बिठाकर एक खास काफिले को जो है वो लिबिया पहुंचा देंगे और लिबिया में वो लोग वहां इत्मीनान से रहेंगे। उनकी हुकूमत उन्हें जो है वो क्या करेगी कि जनाब वहां उन्हें अपने पास सियासी पनाह दे देगी। व्यूअर्स, मैंने पहले कहा कि इंटरनेशनल जो है वो माली ताउन हासिल था। अब सूरत हाल क्या हुई? अब सूरत हाल ये हुई कि जनाब जहाज, अच्छा, अब पाकिस्तान की हुकूमत इस सिलसिले में फौरी तौर पर जो है PIA के चेयरमैन समेत एक बड़ा हाई लेवल का जो है वफद उन्होंने जनाब भेज दिया। कहाँ कि जनाब शाम भेजा। दूसरी तरफ जनाब जहाज जो था काबुल से रवाना हो गया। जहाज काबुल से रवाना हुआ और रवाना होकर जनाब मज़े से जनाब वो उतर गया शाम की सरजमीन में। शाम की सरजमीन में दमिश्क में ये उतरा। पाकिस्तानी डेलीगेशन पहुंचा हलब में। अब जहाज वहां पे खड़ा है। 7 दिन अफगानिस्तान में लगवाकर 6 से 7 दिन मजीद उसने वहां पर इंतजार किया। अब ये तय हो रहा था जनाब के डेडलाइन भी खत्म होने वाली थी। पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ देर पहले रजामंदी जाहिर कर दी कि जनाब ठीक है, हम ये मुसाफिर ये जो कैदी हैं ये छोड़ देते हैं। इन कैदियों को हम छोड़ते हैं और होगा क्या कि जनाब मायदे के मुताबिक उन्हें जहाज में बिठाएंगे और शाम भेज देंगे। शाम से जनाब शाम की हुकूमत इंतजाम करेगी और लिबिया। लेकिन सेम टाइम पे लिबिया ने हाथ खड़े कर दिए कि जनाब हम किसी जो है ना कैदियों को, क्रिमिनल्स को अपने मुल्क में जगह ही नहीं देते। अब सवाल ये था कि जनाब रिहाई होने आ रही थी तो अब क्या होगा? जनाब पाकिस्तान के सरबराह जनाब सदर मुमलिकत जनाब जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, उनकी फहमो फिरासत ने काम किया और उन्होंने शाम के सदर से बराह रास्त बात की और उसके बाद उनसे यही कहा कि जनाब पाकिस्तान जो है अब उनके सामने अपने मग़वी होने वाले जो पैसेंजर हैं उनकी ज़िंदगियां ज़्यादा अहम है, हम सियासी कैदी छोड़ देते हैं। लिहाजा एक जहाज़ जो था वो जो है यहाँ से रवाना हुआ और ये जहाज़ शाम की तरफ से आया और शाम जो जहाज़ था वो आया, अपना पैसेंजर हमारे जो थे वो कैदी लेकर रवाना हो गया। अब मामला बड़ा अजीब सा बन गया। अब मामला ये बना कि जनाब अब इस दौरान जो थी वो लिबिया अपनी विड्रॉ कर रहा था, पाकिस्तान ने अब जनाब भेज दिए। ये जहाज़ जो था अब जब ये पहुंचा तो जनाब मामला शामी हुकूमत के साथ चल रहा था और जनाब वो जो थे हाईजैकर्स वो कुछ और कह रहे थे। हाईजैकर्स जो थे उन्होंने ये साफ कह दिया कि अगर 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 उनके मुतालबात पूरे ना किए गए, वो ये साफ कह रहे थे कि जनाब अगर मुतालबात पूरे ना किए तो जनाब सबको मार देंगे, जहाज को उड़ा देंगे और तोहफे के तौर पर, इफ्तिताहिया के तौर पर ना सबसे पहले क्या करेंगे कि अमरीकी शहरियों को मारेंगे। अब जनाब आप समझते हैं अमरीकी शहरियों को मारने की धमकी हो तो फिर क्या होता है। ऐसे में यहाँ से जहाज़ रवाना कर दिया ज़ियाउल हक साहब के हुक्म पर और सदर मुमलिकत ने कौम से खिताब करके कहा कि जी हमारे लिए प्रायोरिटी हमारी आवाम है। जहाज़ चला गया। जहाज़ अभी शाम पे नहीं उतर रहा था और उसे उतरने नहीं दिया जा रहा था और अभी कुछ तय नहीं हो रहा था छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं की कंडीशन के दौरान जनाब इस जहाज़ ने एथेंस में उतरने की कोशिश की। कौन सा जहाज़? जो पाकिस्तान से कैदी लेके जा रहा था ना, उसने उतरना था कहाँ? लिबिया में। लिबिया कह रहा था मैं नहीं करता। सदर साहब डायलॉग कर रहे थे कि जनाब कुछ हल निकले, कुछ मसले का हल निकले। तो जनाब जहाज़ जो था वो अब अभी जो है शाम की सरजमीन पर इसलिए नहीं उतर रहा था जनाब कैदियों के साथ क्या मामला बनता है, पाकिस्तान क्या चाहता है, लिबिया क्या चाहता है। कत्ल की धमकी अमरीकी शहरियों को दे दी गई है। अब जहाज ने एथेंस में उतरने की कोशिश की। मामला यह था एथेंस की हुकूमत ने कहा जी हम नहीं एयरपोर्ट पे उतरने देंगे किसी भी क्रिमिनल्स को। अब मामला यह हुआ कि जहाज के पायलट्स ने कहा कि जनाब हम बेशक पाकिस्तान से कैदी लेकर आ रहे हैं, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हम गिर जाएंगे, हमारे पास फ्यूलिंग नहीं है, जहाज गिर जाएगा। लिहाजा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एथेंस एयरपोर्ट पे जहाज रुका और जनाब उसे फ्यूलिंग की गई। इस दौरान शाम के सदर ने भी फहमो फिरासत और दानिश से भरा फैसला किया और उसने जनाब जो है वो सेटलमेंट करके एक और रास्ता निकाला। उसने कहा कि ठीक है जनाब ये जो है ना असल में जो हाईजैकर चाह रहे थे कि जिनको छोड़ेंगे वो कहाँ रहेंगे, पाकिस्तान में तो नहीं रहेंगे। लिबिया ने कहा मैं नहीं रखता। तो शाम की हुकूमत ने कहा जी टेम्पररी तौर पे हम इन्हें कबूल कर लेते हैं, आप
हमारे जो मगवी हैं जहाज के, जो लोग जिनको अगवा किया गया, उन्हें छोड़ दें, हम कबूल कर लेते हैं आपको। लिहाजा नतीजा ये निकला कि जनाब फिर वो घड़ी आई कि जनाब हाईजैकर्स ने जहाज को रोका। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और बड़ी खतरनाक बात बताता हूँ कि ये जहाज हाईजैक हुआ, इस दौरान शाम के जो है एयरपोर्ट के ऊपर जो है ये जहाज खड़ा रहा। इस दौरान हाईजैकर्स को एक मुगालता हो गया। ये मुगालता क्या था, ये गलती क्या थी कि मेजर तारिक रहीम को वो जो है कुछ गलत समझे, वो उस जनरल साहब के साहबजादे समझे कि जिन्होंने जो है टेक ओवर किया था जनरल ज़ियाउल हक के साथ मिलकर जो है जुल्फ़कार अली भुट्टो की हुकूमत के खात्मे के लिए। वो समझे कि ये मेजर तारिक रहीम उन्हीं के साहबजादे हैं। लिहाजा एक बदतरीन गलती, मेजर तारिक रहीम को जहाज के अंदर गोली मार दी गई और उनकी लाश को जहाज से बाहर फेंक दिया गया। अब हालत और ख़राब हो गई। जहाज के जो अंदर बैठे मुसाफिर थे उनके ऊपर उन्हें जो है वो कज़ा अपने इर्द गिर्द मंडलाती दिखाई दे रही थी, मौत सामने दिखाई दे रही थी। तहम पाकिस्तान के उस वक्त के सरबराह जनरल ज़ियाउल हक और शाम के सदर की जो दानिशमंदाना फैसले थे, उसके नतीजे में वो वक्त आया कि जनाब जहाज़ के मुसाफिरों को जो है वो हाईजैकर से बात की। हाईजैकर्स ने पिछला दरवाज़ा खोला और फिर एक एक करके जनाब हाईजैकर्स जो थे खुद भी बाहर आए और उन्होंने शामी हुकाम के हवाले खुद तो कर दिया। मुसाफिरों को बाहर निकाला गया और उनकी खातिर तवाज़े की गई, इसके साथ उनके गले में हार डाले गए। और फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान से एक और प्लेन जो था वो शाम भेजा गया। जनाब सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का एक और दानिशमंदाना फैसला, उन्होंने एक होटल में क़याम करवाया अपने सारे मगवी मुसाफिरीन को, बमा स्टाफ को, और उनको खातिर तवाज़े की। इसके साथ साथ एक जहाज़ में बिठाकर जद्दा भिजवाया ताकि अब वतन वापस आएँ तो हुकूमत के खर्चे पर उम्रा कर कर आएँ, इस तरह से उनकी दिलजोई होगी। ये एक बड़ा दानिशमंदाना फैसला था। तो जहाज़ जो था, वे नया जहाज़ जो था, उन अगवा जो साबका अगवा अब तो रिहा हो चुके थे, उन्हें लेकर जद्दा गया, उम्रा किया। और फिर वो तारीखी लम्हा आया कि जनाब जब ये एयरपोर्ट ये पाकिस्तान के अंदर ये जहाज़ उतरा अपनी मंजिल मकसूद पर, बारिश हो रही थी। पाकिस्तान के सरबराह उस बारिश के अंदर जनरल ज़ियाउल हक जो थे, उस बारिश में उन्हें जो है खुशामदीद कहने के लिए खड़े थे और जनाब उन्होंने एक एक मुसाफिर को सरबराह एक बाप की तरह गले लगाया और उन्हें अपने वतन अजीज़ में खुशामदीद कहा। यूं एक 14 दिन के बाद ये एक तवील तरीन हाईजैकिंग जो थी ख़त्म हुई। व्यूअर्स, इसके बाद क्या हुआ, हाईजैकिंग ख़त्म हो गई। हाईजैकर जो था उनमें से एक शख्स जो है जो बहुत ज़्यादा लीड कर रहा था, उसका नाम था टीपू, और वो जो टीपू था उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। अब मैं जहाँ तक आपको बताता हूँ कि ये जो आज आपके सामने मैंने कहानी बयान की है, इसकी सपोर्ट में मैं आपको कुछ वीडियोस भी इसके साथ मुंसलिक करूँगा, कुछ तस्वीर दूंगा। इनमें से वो वीडियो भी है कि जब टीपू अफगानिस्तान में जहाज़ से उतरा तो उसने अपने नज़रिए के बारे में क्या कहा, उसने अपने आप को किसके साथ जोड़ा, उसने अपना बॉस किसे बताया। जी, मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो को। बदकिस्मती ये हुई कि जनाब ये हाईजैकिंग ख़त्म हुई और शाहनवाज भुट्टो कुछ अरसे के बाद अपने होटल में फ्रांस में मुर्दा पाए गए, जहर दिया गया और मीर मुर्तज़ा भुट्टो को उनके अपने ही घर के सामने अपने ही बहन के अहद हुकूमत में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। किसने किया, कैसे किया, ये किसी और किस्त में आपके सामने पेश करेंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपके सामने PK 326 बोइंग 720 1981 में हाईजैक होने वाले जहाज़ की दास्तान को बयान किया। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, जहां आपके लिए तारीख के बहुत सारे मनाजिर जो है वो कैमरे में मुक़य्यद करके पेश किए हैं। मेरी बातें जो मैंने आपके सामने पेश की, ये मेरी तहकीक थी और उस तहकीक के सबूत के लिए जो है वो वीडियो इसके साथ मुंसलिक की गई हैं, कुछ तस्वीर हैं। इसके साथ ही मैं हमेशा की तरह आखिर में आपसे यही इल्तमास करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब से कहकर
इसे सब्सक्राइब करवा दीजिए, इसे शेयर कीजिए और अपने खूबसूरत फीडबैक से मुझे आगाह करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए आपके फीडबैक से जो है वो आपकी पसंद नापसंद के बारे में समझ सकूं, और फिर मैं आपके लिए आने वाले वक्त में इससे बेहतरीन तारीख के वो गड़े मुद्दे ढूंढ के निकाल कर लाऊंगा जिसके ऊपर तारीख ने ढेर सारी गर्द जो है वो डाल दी है, या ये कह लीजिए कि जनाब तारीख की गर्द के नीचे दबकर दफन हो चुके हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक मरतबा फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमात से भरपूर साबित हुई होगी, और ये भी कि अगर आपको पसंद आए तो फिर यह कि इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। थी और उनका ख्याल ये था कि वो पेशावर से रावलपिंडी जाने वाली परवाज के जरिए अपनी मंजिल मकसूद पर जल्द पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। तैयारे के मुसाफिर और अमले के अरकान ये तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि खुद उनके अंदर 3 अफराद ऐसे हैं जिनके अजायम कुछ और हैं, और ये अजायम इंतहाई खतरनाक भी हैं। ये तीनों अफराद कराची से ऐसे नामों के साथ तैयारे में सवार हुए थे जो बहरहाल उनके असल नाम नहीं थे। हवाई जहाज के पेशावर पहुंचने में चंद ही मिनट बाकी रह गए थे कि उसके मुसाफिरों को इन तीनों अफराद के अजायम का इल्म हो गया। हवाई जहाज मियां वाली के ऊपर से परवास कर रहा था कि इन तीनों अफराद ने ऐलान किया कि उन्होंने तैयारे को अगवा कर लिया है और अब यह पेशावर के बजाय काबुल जा रहा है। नाजरीन, तैयारों के अगवा की यह कोई पहली वारदात नहीं थी, लेकिन काबुल पहुंचकर पाकिस्तानी तैयारे और उसमें सवार 137 अफराद को जिन अजियतनाक तजुर्बों से गुजरना पड़ा, उनके पेश नजर इस वारदात को इससे पहले होने वाली वारदातों के मुकाबले में अनोखी जरूर करार दिया जा सकता है। आम हालात में तैयारे के अगवा कुनंदगान तैयारा अगवा करने के बाद 48 या ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे के अंदर अंदर दम छोड़ के गोरिल्लों ने 5 जनवरी को कोर्ट में हाई कोर्ट के जज के एयर कंडीशन प्लांट में बम रखा था जो ब्लास्ट हुआ था 5 जनवरी के दिन। तो इसके अलावा हमारे गोरिल्लों ने एक गैस की पाइपलाइन से लाहौर में बम रखा था जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक आदमी मर गया था। उसके बाद तारा चिनार के अंदर डीसी ऑफिस के अंदर हमारे गोरिल्लों ने एक बम रखा 5 जनवरी के दिन। आज से 2 महीने पहले हमारे जुल्फकार के 4 गोरिल्लों ने फेडरल कैपिटल एरिया कराची से पाकिस्तान पुलिस के 2 आदमियों से 2 M1 राइफलें छीनी थी, जिसमें टोटल 20 गोलियां थी। इसके अलावा हमारे जुल्फकार के गोरिल्लों ने ये प्लेन हाईजैक किया। जुल्फकार के गोरिल्लों ने कराची यूनिवर्सिटी में जाके फायरिंग की, जबरदस्त फायरिंग की और जमात इस्लामी के गुंडे हाफिज असलम को मारा। हाफिज असलम 5 जनवरी के दिन बाजोर के इलाके में फायरिंग की और 2 पुलिस वाले मारे। कराची में ड्रिग रोड जीप के ऊपर ग्रेनेड फेंका जिससे 3 आर्मी जख्मी हुए। पिंडी के अंदर 5 जनवरी को बम के धमाके किए। हमारी जो ये तंजीम है अल-जुल्फकार, इसका पहला नाम था PLA पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी, मगर इसका नाम अब चेंज करके अल-जुल्फकार रखा गया। हमारी इस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मीर मुर्तजा भुट्टो है। हमारी तंजीम अल-जुल्फकार के सेक्रेटरी जनरल मीर मुर्तजा भुट्टो है। अगवाशुदा तैयारे के काबुल पहुंचने के वक्त मुर्तजा भुट्टो की वहां मौजूदगी भी हकायक व शवाहिद से साबित हो चुकी है, और अगर इस मामले में किसी किस्म का कोई शक या शुबा बाकी रह गया था तो वो भी यरगमालियों की दमिश्क में रिहाई के वक्त दूर हो गया, जब अगवा कुनंदगान के सरगना ने यह नारा लगाया कि हम भुट्टोइज्म के लिए लड़ रहे हैं। We are fighting for Bhuttoism, fighting for Bhuttoism। अगवा कुनंदगान ने यरगमालियों की रिहाई के लिए पाकिस्तान में जिन लोगों को रिहा कराने और मुल्क से बाहर भेजने का मुताल्लिक़ से तो हमारी जो जान निकली थी वो वापस आ गई, और हमें तसल्ली हुई कि वाकई पाकिस्तान भाइयों ने हमें नहीं भूला है, सिर्फ हमें डार्क में रखा है। अच्छा साहब, आप तो बच्चे हैं, जब जहाज में से औरतों और बच्चों को छोड़ा गया था तो आपको उन्होंने क्यों रोक लिया?
वो इसलिए कि कहने लगे तुम्हारा बाप पुलिस ऑफिसर है, इसलिए आप जहाज में ही रहेंगे। और फिर बाद में पता नहीं कहने लगे कि तुम्हारा बाप बड़ा जालिम है, पीपल पार्टी वालों के साथ बड़े जुल्म किए और इस तरह। तो फिर इसलिए मैं कुछ रोक दिया। तो क्या आपकी धमकी भी देते थे? नहीं, धमकी तो कोई नहीं दी थी, अलबत्ता बस इतना कह दे कि बाप जालिम है और तुमको शायद ही बच सको। जिस वक्त उन्होंने जहाज टेक ओवर किया उस वक्त उनके हाथों में हैंड ग्रेनेड थे और पिस्टल्स थे। काबुल में उतरने के 2 दिन के बाद उनके पास हमें स्टैंड गन नजर आई, सब मशीन गन, और जो हैंड ग्रेनेड थे वो भी कुछ ज़्यादा तादाद में नजर आए, क्योंकि पहले उनके पास सिर्फ 2 हैंड ग्रेनेड थे जो टेक ओवर किया था, लेकिन उसके बाद ज़्यादा नजर आते थे। तो हम लोग आगे ही बिल्कुल बैठे हुए थे, लेकिन लोगों ने सभी बताया कि उनके आमदरफ पिछले दरवाजे से होती थी कि उन्हें रात में। फिर आपके सामने हाईजैकर्स ने क्या हाईजैकर्स ने ये ऐलान किया कि हम अल-जुल्फ़िकार तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं इस तंजीम के वो भुट्टो साहब के साहबजादे मुर्तज़ा भुट्टो हैं। जैसे ही काबुल पहुंचेंगे वो आपको खिताब भी करेंगे और हम आइंदा प्रोग्राम उसके बाद आपको सब कुछ तफसीलन बताएंगे। तो क्या काबुल एयरपोर्ट पर आपने उन्हें मुर्तज़ा भुट्टो को देखा? नहीं, देखा तो नहीं था, लेकिन वैसे आम वहाँ इम्प्रेशन ये थी कि वो आए थे खुद। काबुल ले जाने के बाद फिर ये था कि उनके रवैये में काफ़ी वो जो जिसको क्या कहते हैं तलखीस किस्म की आई थी, क्योंकि वो वहाँ हमने देखा कि उनके लिए हालात बहुत फेवरेबल किस्म के थे। फेवरेबल से क्या मुराद है? फेवरेबल से मेरी मुराद ये है कि वहाँ उनको हमने देखा कि उन्होंने ये अपनी पहली तकरीर में भी बताई थी जिस वक्त हाईजे की, कि अगर आप लोगों ने कोई हरकत की तो अफगान गवर्नमेंट की जो आप फौज देख रहे हैं ये हमारी हेल्प के लिए है, आप में से किसी ने अपनी सीट से मूव की तो। अच्छा इम्तियाज़ साहब, आप ये बताइए कि फौरी तौर पे जब जो उन्होंने आपको ये पता चला कि तैयारा अगवा कर लिया गया है, तो आप लोग तो बहुत से मुसाफिर थे, 100 से ज़्यादा से थे, वो तो 3 ही आदमी थे, तो आप में के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि उन पर कब्जा करने की या उन्हें काबू में लाने की? कई बार जी दबे अल्फाज में और चोरी छुपे ये मंसूबे भी बने, लेकिन उसको हम पाए तकमील तक इसलिए नहीं पहुँचा सकते थे कि वहाँ पर अगर हम वो तो बाद में इतने बोल्ड हो गए थे कि इस तरह सो भी जाते थे, पिस्तौलों को छातियों पर रख कर सो भी जाए तीनों एक ही वक्त में। लेकिन हमने देखा था कि अगर हम इन्हें ख़त्म भी करें तो जो काबुल की गवर्नमेंट की इर्द की जो फ़ौज पड़ी हुई है, तो हमने कहा अगर हम इन्हें ख़त्म भी करें तो ये लोग आके हमें ख़त्म करेंगे और फिर बाद में कहेंगे कि जहाज़ में एक्सप्लोसिव मटीरियल था, एक्सप्लोड हो गया और किस्सा तमाम। अच्छा इम्तियाज़ साहब, ये बताइए कि काबुल पे जहाज़ एयरपोर्ट पे कई दिन खड़ा रहा, तो इस दौरान हुकूमत पाकिस्तान जो कोशिश है आपके तैयारे के रिहाई के लिए करा रही थी, उनका आपको इल्म हुआ? नहीं जी, कोई भी नहीं, बल्कि उल्टा हमें इतना मुतनफ़िर किया गया था कि अगर हम जिंदगी रही और पाकिस्तान चले गए तो हम किसी खासकर प्रेस वाले से तो बोलेंगे नहीं। और तो इम्तियाज़ साहब क्या 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 आपको मुतनफ़िर किया गया था? वो ये कह रहे थे कि आपके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करें, दे आर जस्ट अ डेफ ईयर, और आपके लिए बाबर कारमल सब कुछ कर रहे हैं, और इसलिए वहाँ जहाज़ में ऐसे नारे भी लगवाए गए जो कि काबुल गवर्नमेंट के फेवर में थे। आपका मतलब है कि इस जहाज़ के मुसाफिरों से नारे लगवाए गए? पहले भी, इससे पहले जिस वक्त हाईजैक हुई उस वक्त भी नारे लगवाए थे। अपने इनकलाबी कुछ कैसेट थे वो सुनाया करते थे। अच्छा, कैसेट्स भी सुनाते थे? कैसेट। अच्छा ये बताइए कि जब आप लोग दमिश्क पहुंचे, जी, तो वहाँ पर उनके रवैये में क्या फ़र्क आया, और क्या उन्होंने आपको ये बताया कि हुकूमत पाकिस्तान तैयारे की रिहाई के लिए कार्रवाइयाँ कर रही हैं? वैसे काबुल में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अनसेफ समझते थे, बहुत ही ज़्यादा, और वहाँ से जब चले गए दमिश्क, एक फर्द इसी कैफियत से सरशार था।